हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे आज हम दो टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ओम्स लॉ एंड सेकंड जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि ओम्स लॉ से ही हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आता है, मिलता है। तो वहीं से इसके लिए हम जो रेजिस्टेंस है उसका कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। तो ओम्स 1826 के अंदर एक फिजिसिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। जॉर्ज साइमन ओम ने 1826 के अंदर, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने एक रिलेशनशिप जो है वो बताया किस किस के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रिक करंट और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी जो पिछली वीडियोस है इस सीरीज की उसमें हम कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, इनमें कुछ डाउट है, तो आप जरूर जाके देखिएगा उनको। वहां से आपको ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस और साथ के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो जो क्वेश्चंस वहां पे आपके बनते हैं, चाहे नोटेशन है, चाहे वो ऐसा यूनिट है, चाहे इनकी वैल्यूज हैं, चाहे मेजरिंग डिवाइस है, हर एक जो क्वेश्चन है आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ में हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था। तो इन्होंने क्या किया, एक रिलेशनशिप दिया। उसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इसी रिलेशनशिप को जो आज नाम दिया गया है वो है ओम्स लॉ। एक लॉ की तरह, एक नियम की तरह ये बनके सामने आया, तो इसलिए इसको नाम दिया गया ओम्स लॉ। तो रिलेशनशिप था किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट दैट मीन्स आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स वी के बीच में। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप या फिर जो ओम्स लॉ है वो क्या स्टेट करता है, तो यहाँ पे ओम्स लॉ it states that the amount of electric current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the ends of that conductor at a constant temperature। ये आपको ध्यान में रखना है। दिस इज एसेंशियल कंडीशन फॉर ओम्स लॉ, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो जो अमाउंट ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है कि अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करें तो दूसरा जो वेरिएबल है वो साथ के साथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी एक का जो इफेक्ट है सीधा इफेक्ट दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, कि अगर एक के अंदर इंक्रीमेंट आ रहा है दूसरे के अंदर भी इंक्रीमेंट आएगा, एक के अंदर डिक्रीमेंट आ रहा है दूसरे के अंदर भी डिक्रीमेंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
दिस इज सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने बात की कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V के साथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स V। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? जो उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज की हेल्प से जो हमने अप्लाई किया है, उस पोटेंशियल डिफरेंस की अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन कब? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन, दिस इज द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर ओम्स लॉ कि जो हमारा टेम्परेचर होगा उस कंडक्टर का, उस सर्किट का, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। एक पार्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर उसको हम फिक्स करते हैं देन ही ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी। अगर टेम्परेचर हमारा वेरिएबल है दैट मीन्स उसको हम वेरी करवा रहे हैं, डिक्रीज इंक्रीज करवा रहे हैं, देन जो ओम्स लॉ है वो होल्ड नहीं होगा इन दैट सर्किट और इन दैट कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे I यानी इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये इसके? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? V इज इक्वल्स टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दैट मीन्स अगर हम V को पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट भी उस कंडक्टर में क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। अगर इसको हाफ कर रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। ठीक है, यानी इसके अंदर जितना इंक्रीमेंट आ रहा है साथ के साथ इसके अंदर भी उतना इंक्रीमेंट आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसके अंदर अगर डिक्रीमेंट आ रहा है तो साथ के साथ इसके अंदर भी क्या आएगा? डिक्रीमेंट आएगा। ये है हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का मीनिंग। क्योंकि हमारे पास अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम यूज करें तो रेसिप्रोकल भी हम यूज करते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी हम यूज करते हैं, तो वहां पे इफेक्ट जो होता है वो उल्टा होता है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसको जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम रिमूव करेंगे और इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा एंड दैट कांस्टेंट इज R। जो हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा वो क्या है? R। इस R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, तो R इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने साथ के साथ बोला था कि कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो V इज इक्वल्स टू RI, यानी R जो है हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है इसको हम कुछ देर के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू RI। यहाँ से अगर हमने R की वैल्यू निकालनी है तो I इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो V ओवर I दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल्स टू RI एंड R इज इक्वल्स टू V ओवर I। तो यहाँ पे जो हमारे पास, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, जो स्टेटमेंट है तो ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में, कि जितना हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वेरी करवाएंगे, इंक्रीज करवाएंगे, तो उतना ही इलेक्ट्रिक करंट की अमाउंट कंडक्टर में क्या होगी? इंक्रीज होगी। एंड सिमिलरली अगर हम डिक्रीज करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा इन द सेम अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हमने एक फॉर्मूला जो है डिराइव किया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने रिमूव किया तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया, दिस इज कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनलिटी, और जिसको हमने नाम दिया रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, या ये क्या है? बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसकी अमाउंट देता है? गिव्स द अमाउंट ऑफ अपोज या ऑब्स्ट्रक्शन। जो एक अपोज या ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस की जाती है कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के ही द्वारा इन द फ्लो ऑफ करंट।
ठीक है। उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट का जो मोशन है, उस जो फ्लोइंग है, उसको रोकने के लिए, उसका जो अपोज करने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन आती है, जो अपोज किया जाता है कंडक्टर के ही द्वारा, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है। तो दिस इज एन अपोजिशन created by the conductor itself in the path of flow of current या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है सर्किट का, वो क्या है, ये बेसिकली एक अपोजिशन है जो क्रिएट किया जाता है कंडक्टर के ही द्वारा, किसके पाथ में, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस आई जो फ्लो कर रहा है उसके पाथ में। ठीक है। और उसको डिक्रीज करने का काम ये करता है, क्योंकि अब देखो, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे, अगर आप किसी रोड के ऊपर जा रहे हो, आप कोई व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो जितने ज्यादा ब्रेकर्स आएंगे उतनी ज्यादा स्पीड आपकी स्लो होगी और आपको टाइम ज्यादा लगेगा, आपकी जो माइलेज है वो घट रहेगी, कम रहेगी। लेकिन अगर आप हाईवे के ऊपर जा रहे हो, जो ब्रेकर्स वगैरह है वो नहीं है स्पीड ब्रेकर्स, तो वहां पे आपकी जो माइलेज है वो अच्छी खासी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अपने पास जो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ के अंदर क्या कर रहा है, पोजीशन क्रिएट कर रहा है, यानी उसको फ्लो के अंदर एक ऑब्स्टेकल, बाधा जो है वो क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से कम करंट जो है वो फ्लो कर पा रहा है थ्रू दैट कंडक्टर। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास रेजिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो आर है, दिस इज इक्वल्स टू वी ओवर आई। अब रेजिस्टेंस जो है इसको हम बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ कंडक्टर when 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग दैट कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर जो है उसके अंदर 1 एम्पियर करंट जो फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द एंड्स ऑफ दैट कंडक्टर, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें क्या देगा, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देगा उस कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैंने जो करंट है उसको मैं 1 कर दूं, तो V ओवर 1 एम्पियर, दैट मीन्स V। तो इस टाइम हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है। तो अगर जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है सर्किट का, इट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर। ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू V। तो यहां से अब है इसकी SI यूनिट की बारी। तो SI यूनिट क्या होती है, तो यहाँ पे अगेन R इज इक्वल्स टू V ओवर I है। तो SI यूनिट जो है, V को हम मेजर करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट के अंदर, एंड जो करंट है उसको हम मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। तो वोल्ट पर एम्पियर। अब ये जो है रेजिस्टेंस, इसकी SI यूनिट क्या आ गई, वोल्ट पर एम्पियर, बट इसको हमने नाम दे दिया ओम। एक जो कॉमन नाम है रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उसको क्या दे दिया, ओम, इन द रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट जिसने रिलेशनशिप दिया था, तो उसी ने उसके नाम के ऊपर क्या दे दिया, इसकी यूनिट का नाम ओम दे दिया। तो यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल्स टू ओम। ये एम्पियर इनवर्स हो जाएगा अगर ऊपर लेके जाएंगे तो। ठीक है। ये हो गया। और ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ओमेगा के साथ। दिस इज रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन ऑफ ओम यूनिट, एंड इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, ऐसा यूनिट जो है रेजिस्टेंस की है वोल्ट पर एम्पियर, जिसको हमने नाम दिया ओम का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस ओमेगा के साथ, एंड ओम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर या वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है। अब अगर हमें चेक करना है कि जो रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर वो 1 ओम कब होगा, जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम कब होगा, अगर हमने ये डिस्कस करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए
1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा सर्किट में, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर करंट है वो फ्लो करेगा इन अ सर्किट, तो ये इन अ कंडक्टर, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हमारे पास आ गई और उसके हमने जो रिलेशन है वोल्ट और एम्पियर के साथ वो चेक कर लिया कि 1 ओम कब होगा, 1 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग 1 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो करेगा सर्किट में या कंडक्टर में, तो उस टाइम जो रेजिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 1 ओम। ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 ओमेगा, अगर शॉर्ट में लिखना है तो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर दिस। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको समझ आ गया, और निकला कहाँ से है, ये हमारे पास जो रिलेशनशिप यानी जो लॉ दिया गया था ओम के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, जो कि दिया गया था 1826 के अंदर। ये भी एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो आ सकता है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। अब हम यहाँ पे, ये तो था थ्योरेटिकल जब हमने देखा था ओम्स लॉ को, अब इसका ग्राफ जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ओम्स लॉ की, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाला कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू RI हमें मिला और R जो है वो इक्वल्स टू V ओवर I। ठीक है, जो R है वो रेजिस्टेंस है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और इसकी यूनिट जो है ओमेगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इस नोटेशन के साथ ओमेगा। इसकी यूनिट क्या है ओम, और सॉरी रिप्रेजेंटेशन ओमेगा के साथ करते हैं, यूनिट ओम है, एंड दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर। ठीक है, ये अभी तक हमने किया। जो हमारे पास स्टेटमेंट थी ओम्स लॉ की और साथ के साथ जो डेफिनेशन थी रेजिस्टेंस की वो हमने इसके अंदर डिस्कस की। अब है हमारे पास बारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की या ग्राफिकल जो नोटेशन है ओम्स लॉ की। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, यहाँ पे हम एक एक्स वाई प्लेन की हम बात करेंगे। से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। तो एक्स वाई प्लेन हमने ली, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के अंदर जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, जिसको हम मेजर करेंगे वोल्ट के अंदर। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, जैसे कि बताया कि जो ओम्स लॉ क्या है, रिलेशन है V और I के अंदर, तो ये I V ग्राफ इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे जो y एक्सिस है यानी वर्टिकल लाइन जो है इसके ऊपर हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम मेजर करेंगे एम्पियर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि जो I है यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो यहाँ से हमारे पास जो लाइन ग्राफ मिलेगा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि पास होगा कहां से, ओरिजिन से, ऐसे। तो
हमारे पास जो IV ग्राफ है ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो कि कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, जो कि रिलेशन दे रहा है यानी वेरीफाई कर रहा है किसको, ओम्स लॉ को, कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसकी एसेंशियल कंडीशन है। एंड लिमिटेशन पूछा जाए तो यही इसकी लिमिटेशन है कि ओम्स लॉ जो है वो कब होल्ड होगा, जब हमारे पास सर्किट के अंदर जो हमने टेम्परेचर है वो क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमारा, उस टाइम जो हमारे पास जितना ज्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या करेगा, आई जो है यानी करंट जो है वो वेरी करेगा। जितना इसको इंक्रीज करेंगे उतना ही आई के अंदर इंक्रीज होगा, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जितना इंक्रीमेंट किया जाएगा सेम इंक्रीमेंट आएगा करंट के अंदर। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। तो V इज इक्वल्स टू आर आई, तो I का अगर रिलेशन करेंगे तो I इज इक्वल्स टू V ओवर R प्लस इंटरसेप्ट लिख लेंगे हम 0। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन पे जा रहा है, तो यहां से I इज इक्वल्स टू 1/r इंटू V प्लस 0। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखेंगे तो होता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे x v जो है वो क्या है हमारे पास, दैट मीन्स x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास, v यानी पोटेंशियल डिफरेंस। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कौन वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, m जो है दिस इज स्लोप। ठीक है, सॉरी स्लोप, दिस इज स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स ये कहां पे y को कट करा है, तो y को कहां पे कट करा है, 0 के ऊपर, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने 0 लिया है, तो c इज इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे अब इसको मैंने क्यों लिखा है, स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन है उसको हमने इसलिए लिखा ताकि हम यहाँ से कंपेयर करके स्लोप को निकाल सकें। तो यहाँ पे इस जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होगा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो स्लोप होगा वो क्या है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। स्लोप होता क्या है कि जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल का जो कितनी डिग्री का जो एंगल है वो बना रहा है, दैट इज स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप जो दिया जाएगा ये होगा डेल आई ओवर डेल वी, दैट मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कितना चेंज आएगा, ये जो हमें अमाउंट देगा ये देगा हमारे पास स्लोप ऑफ दिस ग्राफ एंड दिस इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओम्स लॉ की, कि इसकी हेल्प से हमने क्या किया, हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करवाएंगे यानी इसको इंक्रीज करवाएंगे तो साथ के साथ सेम इंक्रीमेंट कहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आएगा उस सर्किट में। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको हमने मेजर किया वोल्ट में। जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हमने लिया वाई एक्सिस के ऊपर, जिसको हमने मेजर किया एम्पियर में। ठीक है, तो इसकी हमने क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला जो कि पास हो रहा कहां से, ओरिजिन से। तो अगर स्लोप हमने निकाला तो स्लोप हमने जो इक्वेशन थी हमारे पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i वाली, वहां से हमने निकाला v इज इक्वल्स टू आर आई। एंड यहाँ से क्योंकि हमने अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, i, और इंडिपेंडेंट v है, तो यहाँ पे i का हमने रिलेशन देख लिया v के साथ, तो i इज इक्वल्स टू v बाई आर प्लस 0 मैंने इसलिए लिख लिया ताकि जो इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है 0, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमने कंपेयर कर लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है उसके साथ, ताकि हमारे पास इसका यहाँ पे कोई काम नहीं कि आप सोचो कि ये क्यों आया है यहाँ पे, तो इसको जस्ट मैंने कंपैरिजन के लिए लिखा है ताकि आपको कंपेयर करके अच्छे से समझाया जा सके कि स्लोप कहाँ से निकला है हमारा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल i जो है वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे i इज इक्वल टू 1/r इंटू v प्लस 0, तो दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज c, तो ये हमारे पास आ गया m, और m क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये था हमारे पास
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आज हमने स्टडी किया है ओम्स लॉ को, और साथ के साथ जो रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो हमने समझा है, इसकी यूनिट को, इसकी रिप्रेजेंटेशन को। जो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की वो हमने देखी है कि क्या स्टेटमेंट इसने दी है, क्या रिलेशन इसने दिया है, कब दिया गया है, ठीक है, और साथ के साथ जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो क्या रही, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। एक सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।